नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेस। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11 के केमिस्ट्री हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था वैज्ञानिक संकेतन, पूरा कवर कर लिया था। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है से लेकर के वैज्ञानिक संकेतन का योग, अंतर, गुणा और भाग तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आप वैज्ञानिक संकेतन का योग, अंतर, गुणा, भाग वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। तो आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है रासायनिक संयोग का नियम। तो कक्षा 11 की केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है रासायनिक संयोग का नियम। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चा रासायनिक संयोग का नियम क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। देखिए बच्चा, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो वह कुछ नियमों के अनुसार होती है, कुछ नियमों का पालन करती है। जैसे कक्षा 10 में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ के आया होगा, तो वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो भी कुछ नियमों से होता है। तो इस जो है कि विश्व में हर एक चीज़ कुछ ना कुछ नियमों के अनुसार होती है। उसी प्रकार से हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत से रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, और साथ ही साथ बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया से आप लोग परिचित होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कागज को जला दिया। अब मैं जब कागज को जला रहा हूँ तो वहाँ पर मैं एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कर रहा हूँ। वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड, जैसे आपने Na और Cl लिया, Na+Cl, सोडियम और क्लोरीन लिया, और सोडियम और क्लोरीन से साफ नहीं दिख रहा है, आपने सोडियम और क्लोरीन लिया, सोडियम और क्लोरीन से आपने सोडियम क्लोराइड बना दिया, नमक बना दिया। तो ये क्या आपने किया? रासायनिक अभिक्रिया किया। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह किन नियमों का पालन करती है। तो देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह कुछ नियमों के तहत होती है, वह कुछ नियमों का पालन करती है। और ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, हर एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये नियम जरूरी होते हैं। और अगर कोई वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो 100% वह रासायनिक संयोग के नियमों का पालन करेगा। और रासायनिक संयोग मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग हो रहा है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक संयोग कहते हैं। और रासायनिक संयोग जो होता है वो कुछ नियमों के अनुसार होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोग को समझा देता हूँ कि रासायनिक संयोग में होता क्या है। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने दो तत्व लिया है। एक तत्व हमारा क्या है? सोडियम है, और एक तत्व क्या है बच्चा? क्लोरीन है। और सोडियम और क्लोरीन रासायनिक संयोग करते हैं और रासायनिक संयोग करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब दो तत्व रासायनिक संयोग करके जब नया किसी पदार्थ का या किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी अपनी क्वालिटी, अपने अपने गुणों को भूल जाते हैं और एक नया गुण विकसित करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बच्चों देखो, ये जो सोडियम है यह एक ज्वलनशील तत्व है। यह एक क्या है? ज्वलनशील तत्व है। यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत तेजी से क्या होता है? जल जाता है। वहीं पर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन एक गैस है। वो भी कैसी गैस है? यह एक जहरीली गैस है। लेकिन बच्चों, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में संयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया करके ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं। तो क्या आप नमक के खाने से आपके पेट में जलन होने लगती है? क्या आप नमक खाने से मर जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोडियम और क्लोरीन ने अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया, तो सोडियम अपना गुण नहीं प्रदर्शित कर रहा है और क्लोरीन अपना गुण नहीं प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि दोनों मिल करके एक नया गुण बना रहे हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब दूसरी चीज आपको इसमें बहुत जानना जरूरी क्या है बच्चों, कि जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कहीं रासायनिक संयोग होता है, तो जो लोग मिल करके रासायनिक संयोग करते हैं, जो लोग मिल करके रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जो लोग रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। यानी अभिक्रिया करने वाले जो आपस में मिल करके अभिक्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं।
और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया तत्व बनता है, जो नया यौगिक बनता है या जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। यह चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या कि जो अभिक्रिया करते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। जो अभिक्रिया करते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है वह कहलाता है प्रोडक्ट, उत्पाद कहलाता है। ये रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है जो नया पदार्थ बनता है। तो मैंने आपको बताया अभी तक कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है? उत्पाद होता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संयोग जब होता है तो रासायनिक संयोग के नियम क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक संयोग का नियम कहते किसे। तो हम लोग क्या देखेंगे? रासायनिक संयोग के नियम क्या देखेंगे हम लोग? रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम हम देखेंगे। रासायनिक संयोग के नियम, तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं कि रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रासायनिक संयोग का नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या बताया जाता है बच्चों कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वह कुछ नियमों के अनुसार होती हैं। क्या? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह कुछ नियमों का क्या करती है? पालन करती है। वह कुछ नियमों का पालन करती है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह कुछ नियमों का पालन करती है। इन नियमों को क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक संयोग का नियम। क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम। इन नियमों को क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम। इन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। समझ में आया होगा, मैंने इसके पहले आपको समझा दिया था कि जब भी कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों का पालन करती है। कुछ नियम होते हैं जो नियमों के अंतर्गत वो रासायनिक अभिक्रिया होती है और उन्हीं नियमों को, जिन नियमों का पालन करती है, उन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है बच्चा? रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर जो रासायनिक संयोग के नियम पढ़ना है वो 5 रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है। कितने रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है? 5। पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं सबका, फिर अलग अलग से एक एक के हम लोग बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर कितने रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है? 5 रासायनिक संयोग का नियम पढ़ना है। पहला रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है बच्चों? पहला रासायनिक संयोग का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला रासायनिक संयोग का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले हम नाम देख लेते हैं। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, फिर हम लोग दूसरा बात करेंगे कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है बच्चा? स्थिर अनुपात का नियम। अगर मैं तीसरे नियम की बात करूं तो तीसरा नियम होता है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है बच्चों? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ये हमारा तीसरा नियम है, गुणित अनुपात का। अगर मैं चौथे नियम की बात करूं तो हमारा चौथा नियम क्या है? गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। कौन सा नियम है?
गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम हमारा ये कौन सा नियम है? हमारा चौथा नियम है। क्या? गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। और जो हमारा पांचवा नियम है आवोगाद्रो का नियम। क्या? आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। तो मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया कि रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है और रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं। तो रासायनिक संयोग के कितने नियम हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों में रासायनिक संयोग के 5 नियम पढ़ना है। कौन कौन से नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें पढ़ना है, स्थिर अनुपात का नियम हमें पढ़ना है, गुणित अनुपात का नियम हमें पढ़ना है, गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम पढ़ना है और आवोगाद्रो का नियम पढ़ना है। अब चलिए हम लोग एक एक नियम को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए आप लोग, कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहला नियम कौन सा देखते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग बना लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले नियम की डिस्कशन किया जाए। सबसे पहला नियम क्या मैंने लिखा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए देखते हैं सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो नियम 1 हमारा कौन सा है? हेडिंग बना लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा पहला है। रासायनिक संयोग का नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो बच्चों, जहां पर भी संरक्षण शब्द दिख जाए, जहां पर भी संरक्षण शब्द दिख जाए, ये समझ लो संरक्षण तो सुरक्षा होता है। जैसे आप लोग इसके पहले की क्लास में पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या आप लोग को बताया जाता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम में बताया जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जहां पर भी बच्चों संरक्षण शब्द जुड़ जाएगा ना, तो उसका मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब न तो उसको उत्पन्न करना और न तो उसको नष्ट करना। तो लेकिन यहाँ पर कौन सा हमारा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखने से पहले आइए समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए, मैंने अभी आपको इसके पहले वीडियो में जब क्लास स्टार्ट किया तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक मतलब जो मिल करके अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद मतलब जो नया पदार्थ बनता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? एकदम सिंपल सी बात कहता है, बहुत आसान है। क्या? कि जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, यानी जो मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं उनका द्रव्यमान निकालिए। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो उत्पाद बन रहा है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। क्या कहता है? कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितना द्रव्यमान अभिक्रिया किया फिर उतना ही द्रव्यमान उत्पाद बन गया। यानी न तो द्रव्यमान घटा और ना ही द्रव्यमान बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान सुरक्षित है। यही तो कहता है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहता है? कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान को बनाया जाता है और न तो द्रव्यमान नष्ट होता है। लेकिन आइए देख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दिया कौन था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को चलिए परिभाषित कर लेते हैं। इस नियम को कौन दिया था? तो इस नियम को दिए थे एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने दिया था। और कब दिया था? सन 1789 ईस्वी। याद रखिए 2 चीज। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को कौन प्रतिपादित किया था? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। और कब? 1789 ईस्वी। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। तो इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन मतलब इस नियम को कौन दिया था? इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, एंटोनी
लॉरेंट लवाइजिए अजीब नाम होता है इन लोग का थोड़ा। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए कब दिए थे? सन 1789। तो याद रखिए इस चीज को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किए थे एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1789 ईस्वी। अब इस नियम में क्या कहा जाता है? इस नियम के अनुसार या इनके अनुसार अभी मैं आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इनके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या? इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1789 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार इनके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है तो इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान की बढ़ोतरी हुई है और न तो द्रव्यमान उत्पन्न हुआ है और न तो द्रव्यमान नष्ट हुआ है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को हटा दें। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, थोड़ा सेंटेंस सही रहेगा। द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यानी सुरक्षित रहता है। यानी क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। इसका मतलब कि जब कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लिए थे वही तत्व उत्पाद में बदले हैं। न तो कोई नया तत्व जुड़ा होगा और न तो कोई तत्व उसमें से गायब हुआ होगा। वही तत्व होंगे तभी तो द्रव्यमान संरक्षित है। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे बच्चों एकदम सरल सा एग्जाम्पल लिए जल का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? जल का। जैसे जल की अभिक्रिया होती है, जल बनता कैसे? जल बनता है H2 + O2 से। जल का निर्माण किससे होता है? H2 और O2 से। यानी दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रासायनिक संयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और आपस में रासायनिक संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी कभी आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम अप्लाई करने जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को आपको संतुलित करना होगा। आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर H2 + O2 = H2O, तो इसको हमें पहले क्या करना होगा? संतुलित करना होगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना होगा? इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी
इस प्रकार से हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। आइए देखते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। देखिए, आप जब भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पे अप्लाई करने जाइएगा तो सबसे पहला काम कीजिएगा, आप उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। जैसे मैंने संतुलित कर लिया, इधर कितना, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी क्या 2 ऑक्सीजन। आइए देखते हैं, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। ये हमारा अभिकारक, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। आइए इसका निकालते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान का मतलब कि जो मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं उनका द्रव्यमान निकालिए, और उत्पादों का कुल द्रव्यमान मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसका द्रव्यमान निकालिए। देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पर 2 का 2 होगा, आगे 2 से गुणा किया गया है, तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे हाइड्रोजन 2 होगा, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है, 16। उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, 2। यहाँ पर 2 गुणे क्या करेंगे, 16 कर देंगे। आइए इधर देखते हैं, इधर तो ही काम कर दीजिए, 2 से गुणा करिए, और क्या, देखिए यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो 1 हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन कितना होता है, 2, यहाँ पर 2, और प्लस ऑक्सीजन, देखिए प्लस लेगा। अलग अलग तत्वों का जब भी आप द्रव्यमान लिखेंगे तो गुणे के रूप में नहीं। अब एक बार सोच लीजिएगा कि इसके बीच, जैसे सर कह रहे हैं कि यहाँ प्लस लगाएं क्योंकि इसके बीच प्लस का चिन्ह था, और इसके बीच किसी कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। नहीं, आप अलग अलग तत्वों का, जितना भी तत्वों का आप जब लिखते जाएंगे द्रव्यमान, सबके बीच में प्लस लगाते जाएंगे। तो आप यहाँ पर अब ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन हमको दिख रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं हमको, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। सबसे अच्छा रहेगा आप जब भी इस तरह कोई आगे नंबर हो तो आप ऐसे नंबर लिख लीजिए, आप फिर ब्रैकेट में उसको लिखिए। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 1 ऑक्सीजन का भी मैं क्या बताया हूँ, 16 बताया हूँ। तो अब देखिए, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 बराबर 2 गुणे, जब आप 16 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चा, 18। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 18, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 32 और 4 कितना होता है, 36, और 18 दूनी 36, 2 बच्चा। यानी यहाँ पर देखिए अभिकारक जो थे उनका द्रव्यमान कितना आया, 36। यहाँ पर जो उत्पाद बना है उसका भी द्रव्यमान क्या आया, 36। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वह सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया कि रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एरो, ठीक। तो चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज की क्लास में बस हम लोग देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से संबंधित जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन हो।